मॉर्निंग दोस्तों, अपेक्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक। इसके कुछ पार्ट का अध्ययन हम आज के क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, जिस तरह अंग्रेज भारत आए, उन्होंने कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदली, किस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उस दरमियान क्या क्या परिवर्तन किए, उन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, 1757 के अंदर हमारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव था। युद्ध होने के बाद में जो जीता, फिर उसके बाद में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1757 के अंदर लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया। अब आप देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ शुरू हो चुका है कि वो किस तरह से परिवर्तन करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ देखिए, गवर्नर की पोस्ट अब गवर्नर जनरल की पोस्ट कहलाएगी। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? पहला आप याद रखेंगे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का नाम। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस नाम को आप याद रखेंगे। और इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या की गई? मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी कि मुंबई और बंगाल के जितने भी कार्य हैं अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किए जाएंगे। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके अंदर एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया, जिसके अंदर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया सर एलिया एम्प्रे को। इनका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। 1+3 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। सर एलिया एम्प्रे पहले न्यायाधीश बनाए गए हैं। अब कंपनी के अंदर क्या किया गया? कंपनी के जो लोग थे उनका निजी शासन बंद कर दिया गया। रिश्वत लेने पर पाबंदी लगा दी गई और इसी के साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था की गई, जो कंपनी का शासन चलाएंगे। कंपनी के शासन के लिए अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था हो गई है, जो सैन्य संबंधित और राजनीतिक संबंधित जितने भी कार्य हैं उसकी रिपोर्ट वो आगे भेजेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये सारा जो कुछ हो रहा है वो इस रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से हो रहा है। इसके अंदर ये सारे काम किए गए हैं। आगे हमारा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये इस तरह से है, 1781 के अंदर क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और ये क्यों लाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जो 1784 में लागू होता है। इसलिए इसे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का नाम देते हैं। इसके अंदर क्या किया गया? पहला काम, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। यानी कि पहले जो सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम किया करते थे, अब उसके लिए राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्यों को करने के लिए निर्देशक मंडल की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि अलग अलग काम को बांटा और उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कंपनी में अब द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि द्वैध शासन की व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, कब खत्म हुई। इसमें आता है केंद्र के अंदर द्वैध शासन, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन। ठीक है। अब देखिए, भारत में कंपनी के अधीन के जो क्षेत्र थे, ब्रिटिशर्स जब भारत आए सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आप देखिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार नहीं किया था। कुछ क्षेत्र थे जहां वो अपना व्यापार चला रहे थे, अपने काम कर रहे थे। तो जो जो क्षेत्र कंपनी के अधीन आते थे उन्हें क्या किया गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जहां जहां पर वो थे, उनका काम होता था, उसे क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और इसके अंदर अगला, अब देखिए आता है आगे, आप देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम। अब 1833 के चार्टर अधिनियम में आने वाले एक्ट्स के अंदर आगे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? पहला आप देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
पोस्ट यहाँ फिर से एक बार चेंज हो रही है। पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की पोस्ट दी गई थी, अब जो बंगाल का गवर्नर है वो भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है। फिर से यहाँ आपको एक नाम ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए हैं। और मद्रास और मुंबई, जो 1773 के अंदर मद्रास और मुंबई को जो है बंगाल के अधीन किया गया था, अब और आगे क्या किया गया है, मद्रास और मुंबई के विधायक का संबंधित कार्यों से उन्हें वंचित कर दिया गया। यानी कि अब वो किसी भी तरह के कार्य नहीं कर सकते, सब तरह का जो भी कार्य है भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसी के तहत अब क्या था, पहले जो कानून बनाए जाते थे वो नियामक कहलाए और अब जो नए कानून बनाए जा रहे हैं उन्हें हम अधिनियम कह रहे हैं। इसलिए 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, यानी पहले नियामक थे कानून, अब जो बनाए गए उसे हम अधिनियम कह रहे हैं। अब देखिए EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शॉर्ट फॉर्म है EIC। आगे आने वाले हर चैप्टर्स में हम इसको EIC ही बोलेंगे। EIC जो थी पहले एक व्यापारिक कंपनी थी, क्योंकि अंग्रेज भारत व्यापार करने के मुद्दे से आए थे। अब लेकिन उन्होंने क्या है, धीरे धीरे यहाँ के प्रशासन में भी अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना आप को लाना शुरू कर दिया है। तो जो पहले EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सिर्फ व्यापारिक निकाय थी, अब प्रशासनिक निकाय भी बन गई है। एक इस एक्ट के अंदर, अधिनियम के अंदर जो अगली चीज होती है वो ये है सिविल सेवक। भारत के अंदर भी जो पहले सिविल सेवा की परीक्षा थी वो सिर्फ पहले विदेशों में होती थी, भारतीयों को इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं था। अब ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है ये भारतीयों के लिए भी खोल दी गई, लेकिन इसके अंदर कभी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। क्यों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, जिस वजह से भारतीयों को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि ये प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था, लेकिन ये कभी भी एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, आज हमने पढ़े हैं 3 एक्ट के बारे में। तो देखिए, पहला जब हमने, आपको ध्यान रखना है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट 1833 के चार्टर अधिनियम से बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया है, जो कि है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। और सिविल सेवा परीक्षा कब से शुरू की गई है? किस अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था? सबसे पहले 1833 के अधिनियम में। सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया? 1774, 1+3। तो दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, वर्तमान के अंदर उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है मुख्य न्यायाधीश के सहित? ये आपके लिए एक सवाल है। नेक्स्ट क्लास में हम इस बारे में भी बात करेंगे। आपको कोशिश करिएगा कि आप इस सवाल का आंसर ढूंढ सकें, नहीं आएगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू।